इतिहास, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर किसान आंदोलनों की सीरीज में आज अंतिम सत्र है बिजोलिया किसान आंदोलन का। हमने पिछले सत्र तक देख लिया था कि एजीजी हॉलैंड जब बिजोलिया ठिकाना और मेवाड़ रियासत किसी भी सूरत में सक्षम नहीं हुआ किसानों के साथ डील करके और उनकी मांगों को मानकर उन्हें पुनः कृषि, क्योंकि सारा मामला रेवेन्यू पर टिका हुआ था। 2-3 चीजें हुई विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। एक तरफ पथिक ने इसको राष्ट्रीय विमर्श का प्रश्न बना दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों पे के मंचों से जब इस आंदोलन और ब्रिटिश हुकूमत के विरोध वाली बातें उठी तो पक्की बात है कि जो एक इमेज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उस पर एक डेंट लगना पक्का था। और ये विमर्श कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिसर्स को डरा रहा था कि गवर्नर जनरल इस पर एक्शन ना ले बैठे। तो एजीजी के ऊपर ये प्रेशर था। और दूसरी बात कि एजीजी को कहीं ना कहीं राजस्थान में ये भी लग रहा था कि हमें बुलावे में रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो छिछेलेदारी हो रही थी उसमें ब्रिटिश हुकूमत को ये लगा, ब्रिटिश रेजिडेंसी जो एजीजी का कार्यालय था उसको ये लगा कि यदि इस मूवमेंट को नहीं रोका गया तो इसका असर ब्रिटिश प्रोविंस में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उस पर भी पड़ेगा और अन्य ठिकानों में आग फैल गई तो वो लोग भी फिर टैक्स नहीं देने वाला मूवमेंट चलाएंगे। तो कुल मिलाकर बात उसी इकोनॉमी, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं थे कि हमारा मूल उद्देश्य यहां से पैसा कमाना है। अतः जो पिछले सत्र तक मैंने जहां पे इस बात को छोड़ा था वहीं से मैं बात आरंभ कर रहा हूं। तो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड किसानों की स्थिति को समझने के लिए बिजोलिया पहुंच जाता है। अब जब इतना सर्वोच्च अधिकारी वहां पहुंच गया तो ठिकानेदार की तो कोई हैसियत नहीं हुई। जब मेवाड़ रियासत थी, जब पैरों में गिरी पड़ी है ब्रिटिशर्स के, और फाइनली 11 जून 1922 ईस्वी को, याद रखना, एजीजी की मध्यस्थता से ठिकाने एवं किसानों के मध्य में एक समझौता किया जाता है। लेकिन एजीजी का उद्देश्य, ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य यहां पीजेंट वेलफेयर नहीं था, किसानों का कल्याण नहीं था। किसानों के असंतोष को दबाकर फौरी राहत देकर उन्हें पुनः खेती की तरफ लौटाना ताकि अधिक से अधिक लैंड रेवेन्यू वसूल किया जा सके। तो दीज ऑल स्टेप्स जो थे वो किसी भी सूरत में किसानों के तरफ मुंह करने वाले, किसानों के कल्याण वाले नहीं थे, कल्याणकारी नहीं थे। यहां इनका अपना स्वार्थ था। समझना की बात आप लोगों को। तो समझौता हुआ। अब समझौते के तहत क्या हुआ कि साहब हम ठिकानेदार ने बात कही, ठिकाने में शिक्षा के प्रसार हेतु 30 रुपया प्रति माह खर्च करेंगे। अरे भाई अब आप सोचिएगा, ये आंदोलनकारियों को भटकाने वाली बात थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहा गया कि राजनीतिक कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए इसमें कल्याण क्या है किसानों का? जो भी पॉलिटिकल मतलब प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार, याद रखिएगा, किया जाएगा जो ठिकाने में बंदी हैं। क्लियर? तीसरा कहा गया कि कैदियों को भोजन सूची मुहैया करवाई जाएगी। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने के लोगों की मनोदशा क्या रही होगी कि वो इसमें भी बहल गए कि यार देखो कितना कल्याणकारी, कितना मानवीय चेहरा है ब्रिटिश हुकूमत का।
जबकि इनमें एक भी स्टेप ऐसा नहीं है, याद रखना, एक भी कदम ऐसा नहीं है जो पूरी तौर पर किसानों के कल्याण की बात दर्शा रहा है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी गलती पथिक साहब से हो गई और पुनः इस किए कराए पर पानी फिर गया। इस बात को समझ दीजिएगा, पूरा जो भी स्टेप्स लिए गए, असल में मैंने पहले ही कहा था आपको कि पथिक एवं गांधीवादी विचारधारा में कोई समझौता या कोई समानता हो ही नहीं सकती थी। तो पथिक और जमनालाल बजाज के मतभेद खूब बढ़े। इसका परिणाम क्या था कि 1919 में वर्धा में आपने जो अखबार निकाला, राजस्थान केसरी, जिस संस्था की स्थापना करी, राजस्थान सेवा संघ, इन्हें यहां से ट्रांसफर कर दिया गया, इनको यहां से ले जाया गया और 1920 में अजमेर लाया गया। तो राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय 1920 में अजमेर और राजस्थान केसरी को नए नाम से अजमेर में लाकर प्रकाशित किया गया 1920 में। याद रखिएगा, नवीन राजस्थान। तो एक तरफ तो नेताओं के मध्य में मतभेद काफी ज्यादा, उभर चुके थे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? पैरेलल दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले सत्र में देखा था जब अर्जुनलाल सेठी को निमंत्रण दिया गया पथिक के द्वारा कि आप एक बार बिजोली आइए, धीरे धीरे इस आंदोलन की आंच पास के बड़े बड़े ठिकानों में पहुंची और वहां पर भी असंतोष फैला किसानों के बीच में, क्योंकि कमोबेश किसानों की समस्या तो एक जैसी थी। तो बेगू में इस समय पथिक के एक शिष्य, तो पथिक के मार्गदर्शन में रामनारायण जी चौधरी, उनकी धर्मपत्नी अंजना देवी जी चौधरी जी के नेतृत्व में बेगू किसान आंदोलन चल रहा था। रामनारायण जी चौधरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया बेगू के अंदर। अब पथिक से यहां ये गलती हो गई कि चोरी छुपे पथिक हरिजी ब्रह्मचारी के साथ जिला चित्तौड़ में स्थित बेगू ठिकाने में चले गए। समझना इस बात को। इस बात की खबर गोपनीय रखी गई, लेकिन यह खबर बड़े ही सूत्रों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से यह बात ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच गई कि इस प्रकार से हरिजी ब्रह्मचारी के साथ पथिक, जो कुआखेड़ा गांव है बेगू ठिकाने में, डूंगाजी धाकड़ के घर में जाकर उन्होंने अपना कार्यालय बना लिया, भूमिगत रहकर किसान आंदोलन का संचालन किया। अब दोहरी मार मारने का प्रयास किया। अब ठिकानेदार का दावा ऊंचा हो गया और उसने समझाया ब्रिटिश हुकूमत एजीजी को कि लीजिए साहब, आप बहुत बड़ी बुआजी बन रहे थे, लो पकड़ो, तुम जिससे समझौता कर रहे हो बेगू में आग लगा रहा है, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा असीमित है, किसान एक नहीं है। अब एजीजी के सामने भी कहने के लिए कुछ नहीं था। तो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को पथिक की गिरफ्तारी होती है बेगू में डूंगाजी धाकड़ के गांव के घर से, कुआखेड़ा से। और जब पथिक की गिरफ्तारी हो जाती है तो पथिक के साथ किया गया समझौता, जो 11 जून 1922 ईस्वी को किया गया, उसको ठिकाने ने रद्द कर दिया। तो जो हाल आपने देखा था जून 1914 में, वही हाल इसका भी हुआ और अब पूरी तौर पर दमनकारी नीति पर आकर टिक गया बिजोलिया ठिकाना। इसी टाइम पर मतभेद, क्योंकि इन्हें सजा हो गई पथिक साहब को, वो जेल में चले गए। पीछे जो आंदोलनकारी नेतृत्व बचा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, उनमें वो काबिलियत नहीं थी कि वो मूवमेंट को थर्स्ट दे सकें और वो थर्स्ट एक सस्टेन कर सके उस एनर्जी को, एजिटेशन या मूवमेंट की एनर्जी को। फिर बिखरने लगा। बहरहाल
देखिएगा, तो होता क्या है कि पथिक इसी टाइम पर बेगू शिफ्ट हो जाते हैं हरिजी ब्रह्मचारी के साथ, और बेगू में जाकर जो कुआ खेड़ा गांव है, याद रखना इन तमाम बातों को, कुआ खेड़ा गांव कहां, बेगू ठिकाने में। इसका जो किसान था डूंगाजी धाकड़ का घर इस गांव में, वहां पर अपना कार्यालय बना लेते हैं। ये बात जैसे ही गुपचुप सूत्रों से जानकारी मिली ब्रिटिश सरकार को ठिकाने को, 10 सितंबर को यहां से दस सितंबर 1923 को याद रखिएगा, पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के साथ ही जो 11 जून 1922 का जो समझौता हुआ वो रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि पथिक अपनी बात पे कायम नहीं रहा। जब यहां समझौता हो गया तो आप दूसरे ठिकाने में जाकर किसानों को क्यों भड़का रहे हो, क्यों हमारे विरोध में कर रहे हो। और ये बात सीधी तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के भी गले उतरने वाली बात थी। तो जो असफलता 24 जून 1914 को हुई थी पहले चरण में, और किसानों की होते होते जीत निराशा में बदल गई, वही यहां पर हो गया जो 11 जून 1922 का समझौता हुआ। मैं स्क्रीन आउट होता हूं, जल्दी से आप यहां तक के मैटर को एक बार ठीक से पहले देख लीजिए, और फिर अब हम अपनी बात को और आपके सामने आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि पथिक को गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कौन था। बेगू का बड़ा ही खौफनाक चेहरे वाला मुंसरिम, बेगू मुंसरिम यानी कि नौकरशाह, जो बड़ा खतरनाक जल्लाद माना गया था, लाला अमृतलाल। जानबूझकर उसे बेगू में का मुंसरिम बनाया गया था ताकि वो ठिकाना विरोधी, हुकूमत विरोधी जो किसान असंतोष का स्वर उभर रहा है उनको कुचल सके, दमन कर सके। लाला अमृतलाल ने कुआखेड़ा गांव से डूंगाजी धाकड़ के घर से पथिक को गिरफ्तार किया और उदयपुर में खास ओदी, जो मेवाड़ के महाराणाओं का शिकार गाह था, वहां पे पथिक को बंदी बनाकर रखा गया। क्लियर है? और वही मुकदमा चला पथिक पर। सो गिरफ्तार करने वाला जो था वो था बेगम याद रखना मुंसरिम लाला अमृतलाल। याद रखिएगा, लाला अमृतलाल ने 10 सितंबर 1923 ईस्वी को डूंगाजी धाकड़ के घर से गिरफ्तार किया और पथिक को गिरफ्तार करके उदयपुर में खास ओदी नामक स्थान पर रखा गया, जो मेवाड़ महाराणाओं का शाही शिकारगाह था, यानी कि मुख्य आबादी से बेहद दूर जंगलों में शाही शिकारगाह में खास ओदी नामक स्थान पर पथिक को गिरफ्तार करके रखा गया और 3 सदस्यों वाले आयोग ने पथिक पर मुकदमा चलाया। कहां? खास ओदी में। क्लियर है? अब आप यहां तक की बात को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने आगे रखते हैं। चलें, आई थिंक यहां तक की बात आपने उतार ली है। अब पक्की बात है कि जब पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन तो नेतृत्व विहीन हो जाएगा और अब तो दमनकारी नीति अपनाएगा बिजला ठिकानेदार। खास अवधि में जब पथिक साहब पर मुकदमा चला तो विजय सिंह पथिक पर निष्पक्ष मुकदमा चले, इसके लिए गांधी के निर्देश पर गांधीवादी नेता मणिलाल कोठारी 10 सितंबर को तो गिरफ्तार किया गया 1923 में।
23 सितंबर एवं 27 सितंबर 1923 को 2 बार उदयपुर आए थे। याद रखिएगा। विजय सिंह पथिक पर निष्पक्ष मुकदमेबाजी हेतु खास ओदी उदयपुर, जहां पर यह 3 सदस्यीय आयोग मुकदमे की कार्यवाही कर रहा है। क्लियर? तमाम तथ्यों को अच्छे से याद रखिएगा। तो इस मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए गांधीवादी नेता, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, मणिलाल कोठारी। दो बार उदयपुर पहुंचे। ये 2 बार कब कब साहब? 23 सितंबर 1923 ईस्वी को एवं 27 सितंबर 1923 ईस्वी को 2 बार। लेकिन फाइनली यहां पर जो कार्यवाही हुई उसमें विजय सिंह पथिक को 5 वर्ष कारावास, 5 वर्ष कारावास दिया गया और इन्हें उदयपुर जेल में भेज दिया गया। लेकिन उदयपुर जेल में सजा तो 5 वर्ष की थी, लेकिन इनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उदयपुर में प्रवेश न करने की शर्त पर 27 अप्रैल 1927 ईस्वी को इन्हें रिहा कर दिया जाता है। कुछ समय पहले, लगभग इतना वक्त हो भी गया था। लेकिन किस शर्त पर रिहा किया गया कि साहब आप उदयपुर में प्रवेश नहीं करोगे। अब पक्की बात है, पीछे से आंदोलन तो चला, लेकिन किसानों पर तो भयंकर घात मतलब मार पड़ गई। अब पीछे जो नेतृत्व बचा उनमें वो बात नहीं थी जो पथिक में थी। उदयपुर में उदयपुर जेल में डाल दिया गया 5 वर्ष का कारावास। और याद रखिएगा 27 अप्रैल 1927 को (1927) को उदयपुर में प्रवेश न करने की शर्त पर, उदयपुर में प्रवेश न करने की शर्त पर पथिक को रिहा कर दिया गया। अब पथिक जैसा व्यक्ति कहीं मानने वाला है क्या? तो आपने उदयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं किया, आपने उदयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं किया, लेकिन एमपी बॉर्डर से लगती सीमा पर एक गांव था सिंगोली, वहां पर किसानों की एक सभा करी। उदयपुर से बाहर हजारों की संख्या में किसान उस सभा में पहुंचते हैं। पथिक वहां पर एक निर्णय लेते हैं, लेकिन चूंकि जो मैंने अभी कहा पिछले स्लाइड में कि पथिक का इस समय के नेतृत्व के साथ जो गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत था, वैचारिक मतभेद था, और पथिक की एब्सेंस में वो गांधीवादी विचारधारा वाले नेता आंदोलन को अपनी जकड़ में ले चुके थे। तो इतनी जल्दी वो अपना नेतृत्व या हाथ ढीले करने के मूड में नहीं थे, नेतृत्व को पुनः पथिक को सौंपने के मूड में नहीं थे। इधर पथिक के आह्वान पर किसान सिंगोली पहुंचे, और सिंगोली में जब पथिक ने, क्योंकि पथिक पर उनको बिल्कुल भगवान जैसा भरोसा था किसानों को, तो पथिक के आह्वान पर किसानों ने पथिक की बात को मानी कि आप जमीन छोड़ दीजिए, खेती मत करिए।
जब खेती नहीं होगी तो टैक्स किस बात का? किसानों ने वही किया। इस बार मौके की तलाश में बैठा हुआ ब्रिटिश प्रशासन और उसका ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर मिस्टर ट्रेंच ने मौके को भुनाया। इसी बीच इसी कालखंड में मतभेद इतने बढ़ गए कि पथिक ने धीरे धीरे अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, पृथक कर लिया। गांधीवादी विचारधारा नेतृत्व पर हावी हो गई और इस बीच ट्रेंच ने किसानों को राहत देने के नाम पर, बेचारा किसान तो क्या करता, परिवार तो पालना है ना, नेता तो अपने अपने ग्रीवेंसेस में फंसे रहे, ट्रेंच की बातों में आ गए और ट्रेंच ने सामूहिक तौर पे नहीं, एक एक किसान को बुलाकर खाली कागज पर उनसे अंगूठे लगवा लिए। कहा कि आप ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर कर दो, हम आपको इतना राहत दे देंगे। बेचारा अंग्रेजों को जो माई बाप मान रहा अनपढ़ किसान, उसको क्या पता कि क्या होगा। उन खाली दस्तावेजों पर जो हस्ताक्षर करवाए किसानों से ट्रेंच ने, बाद में वो लिख दिया गया कि हमने इतना रुपया लेकर, किसान ऐसा कबूल कर रहे हैं उस जारी दस्तावेज के आधार पर, हमने इतना रुपया लेकर अमुक व्यक्ति को ये हमारी जमीनें बेची। अब आप सोचिए साहब, किसानों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें ये बात मालूम चली होगी। पथिक गायब हो गए, जो सामने थे उनसे नेतृत्व हो नहीं सकता था। जब किसान अपनी जमीनों पर खेती करने गए तो लट्ठ पड़े कि साहब तुम्हारी जमीन कौन सी, तो जमीन किसी और की, तो आप तो बेच चुके हो। आप आइडिया लगाइएगा, इस प्रकार से ये आंदोलन दिशाहीन ही नहीं हुआ, राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं, मनभेदों के चलते उनकी महत्वाकांक्षाओं के शिकार चढ़ गया और किसान पूरी तौर पर बेवकूफ बना दिए गए। अब यहां से किसानों की मांग सिर्फ एक तरफ क्या रही कि चाहे जितना कर वसूलना, कम से कम खेती करके पेट तो पालने दो यार। और कोई नेता उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था जो ब्रिटिश हुकूमत को समझा सके कि ये बेचारे एक साधारण किसान, इन्हें बहलाया गया, फुसलाया गया है, इनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि ऐसा करने पर नेता खुद फंसते। आइडिया लगाइएगा। यहां तक की बात को आप आराम से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी बात को मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं। तो जो मैंने कहा कि सिंगोली सभा का आयोजन किसके आह्वान पर होता है? 27 अप्रैल 1927 को तो आप रिहा हुए और 18 मई 1927 ईस्वी को इस सिंगोली सभा का आयोजन होता है। याद रखिएगा, 18 मई 1927 ईस्वी को। और इसमें होता क्या है कि पथिक के आह्वान पर किसानों ने भूमि का स्वामित्व त्याग दिया। लेकिन यह तो मौखिक त्याग था, यह तो मौखिक त्याग था बाबू, कोई लिखित थोड़ी ना था। इसी बात को बिजोलिया के सेटलमेंट ऑफिसर, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, भूमि बंदोबस्त अधिकारी, याद रखना, मिस्टर ट्रेंच ने भुनाया और उसने किसानों से छल करते हुए व्यक्तिगत जाली भूमि विक्रय पत्र तैयार करवा लिया। अच्छी बातों लालच देकर बहलाया, कोरे कागज पर अंगूठे, हस्ताक्षर जो भी था वो लिए, जिसमें बाद में लिख दिया गया कि अमुक किसान फलाने ने इतना रुपया लिया, 1000 रुपया लिया, सैकड़ों रुपया लिया और अमुक व्यक्ति को ये बेच दिया। इसी बीच
जब तक ये तमाम बातें होती, क्योंकि फाइनली निष्क्रिय हो गए पथिक, सारी बातों को समझते रहिएगा। पथिक मतभेदों के चलते बीकिया में राजनीतिक तौर पर, याद रखिएगा, राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हो गए पूरी तौर पर पथिक। और फाइनली 1929 ईस्वी में जमनालाल बजाज या पथिक साहब के मतभेद इस कदर बढ़ गए कि 1929 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने स्वयं को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया, खुद ने अलग कर लिया एवं बिजोलिया किसान पंचायत के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। अब आप सोचिएगा, किसान जो भगवान महात्मा मान रहे हैं पथिक को, उनके इशारे पर आपने भूमि स्वामित्व छोड़ दिया, सब कुछ करने को तैयार हैं। पथिक ने आप ही को छोड़ दिया। बाबा पहले अपना कोर्स पूरा करवाते यार, बाद में कोचिंग संचालक से दुश्मनी निभाते। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तो किसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मास्टर लोग आपस में लड़ रहे हो स्टाफ रूम में, लड़ो मरो कटो, बच्चों का भविष्य दांव को तो मत लगाओ। बच्चों से मतलब या किसानों से, मैं अपने ही फील्ड के एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ। बहरहाल यहाँ तक की बात को बड़ा ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है, तो यहाँ पर आप जल्दी से इस चीज को देख लीजिएगा। यानी कि 1930 के बाद से जब पथिक अलग हो गए तो देखा देखी रामनारायण चौधरी भी, याद रखना, राजस्थान सेवा संघ से पृथक हो गए। अब आप सोचिए, किसान तो बेचारे पूरी तौर पर नेतृत्व विहीन हो गई। 1930 के बाद आंदोलन पूरी तौर पर दिशाहीन हो गया, आंदोलन पतन की तरफ बढ़ा। और किसानों का मुख्य उद्देश्य अब क्या रहा कि पैर में झुकने को तैयार है, पीठ के बल लेटने को तैयार है, जितना कर मांगोगे उतना देने को तैयार है, जितनी लाख बाग मांगोगे तैयार है। बाबा हमें जमीन वापस कर दो जो धोखे से हमसे छीनी गई है, खेती तो करने दो कम से कम। इस मतभेद के भेंट चढ़ गया पूरा किसान आंदोलन। 24 नवंबर 1938 को बिजोलिया किसान पंचायत ने एक फैसला किया, याद रखना इस चीज को। आप गांधीवादी नेतृत्व की सीमा देखना, ये बड़ा आसान है, ये लच्छेदार बातें करना, शब्दावली और बड़ी साहित्यिक लैंग्वेज में कि गांधीवादी दर्शन, संघर्ष विराम संघर्ष रचनात्मक। अरे भाई, तुम्हारा जो मूल उद्देश्य पूरा करो, टाइम फिक्स है पेपर का, वर्ड लिमिट फिक्स है पेपर की। आप संघर्ष विराम संघर्ष नहीं करोगे, गुरुजी मुझे भी याद आ रहा है, फिर मैं याद करने जाऊंगा, बाद में आऊंगा। एक समय सीमा में आपको पेपर देना, वरना नौकरी लगेगी, वरना जय राम जी की हनुमान जयंती मनाओ, परीक्षा पास ना कर पाओगे, बाबू बाबू का ब्याह ना होगा। तो गांधीवादी दर्शन असल में क्या था? भटकाओ, प्रयोगशाला, संघर्ष करेंगे, विराम करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये करेंगे, वो, मूल उद्देश्य पर नहीं जाएंगे। अरे बाबा, तुम्हारा उद्देश्य अंग्रेजों को भगाना था, स्त्रियों का उद्धार, इसका उद्धार, उसका ये नहीं था। बहरहाल मेरा भी गांधीवाद पर बात करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब आदमी मॉडर्न इंडिया पर आऊंगा तब बढ़िया
डिसेक्शन करूंगा, डिकोड करूंगा इन पूरे टूल किट्स का, और विद तथ्य। हो सकता है आप लोग मेरी आलोचना करो, लेकिन मन में सोचने के अलावा बाबू तुम्हारे पास कुछ ना बचे को, क्योंकि सामान चाहिए, तथ्यों का बैकअप चाहिए हमारे पास से, इतनी आसानी से काटना पॉसिबल नहीं है। और ये आंदोलन आपके सामने है, आप सोचना आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने आंदोलन क्यों स्टार्ट किया था? लाग बाग को कम करने के लिए, लैंड रेवेन्यू रेट को कम करने के लिए। तो ये गांधीवादी दर्शन है, ये कहीं ना कहीं सत्ता के साथ समझौतावादी नजर आता है, झुकता नजर आता है, अपनी छवि को बड़ा ही संघर्षशील, निडर और ऐसा बनाएगा, लेकिन होता बड़ा दब्बू है। अंडर टेबल कई प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस चलते रहते हैं, लेकिन बाहर जो भी देखिए, और मैं यदि गलत हूं तो बताइए, कमेंट करने की जरूरत ही ना है बाबू, तुम पढ़ो खूब, देखो इधर। क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूं जो बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित हो जाऊं। बातें तो कई लोगों ने बड़ी बड़ी करी इस देश में, काम और आपके काम का रिजल्ट क्या निकला वो बताओ। कितने पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षा हॉल में कितने गोले काले किए उसके नंबर आते हैं। याद रखना मेरी बात को। 24 नवंबर 1938 को बिजोलिया किसान पंचायत अर्थात ऊपरमाड़ पंच बोर्ड ने फैसला किया कि किसानों को उनकी माल भूमि वापस कर दिया। माल भूमि का मतलब कृषक भूमि। किसानों को उनकी भूमि लौटा दी जाए, वे भविष्य में कभी किसी राजनीतिक गतिविधि हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं यहां पर कहीं ना कहीं दोषी मानता हूं पथिक को भी। जब आपकी विचारधारा मिल ही नहीं सकती थी गांधीवादी के साथ, आप काहे समर्थन लेने भागे? लो और समर्थन लो। जब आपके मतभेद उभरेंगे, जब आपको आपकी सीमाएं मालूम है, कहां आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कहां नहीं, और तुम्हारे सब कुछ था, तुमने किसानों को छोड़ा क्यों यार? उनके मतभेद, उनके हाल पर उनका क्या दोष था बेचारों का? उनको क्या पड़ी कि तुम बंदूक की नीति अपनाओगे, या तुम वो अहिंसा, सत्याग्रह, झूठ नहीं बोलूंगा, ये करूंगा और कपड़े नहीं पहनूंगा और गंजा हो जाऊंगा और ये बकरी का दूध पीऊंगा, ये क्या मतलब आ रहा है इन बातों से? किसानों को अपना पेट पालना बाबू। वो बेचारा जमीन चीर कर खेती कर रहा है और उसको खाने के दाने नहीं मिल रहे। तुम्हारे अपने आदर्शों के चलते। डोंट बी आइडियल, बी प्रैक्टिकल। लाइफ में एक हिस्सा, मेरी बात को हमेशा याद रखना। 1941 में देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा जल्दी से, और ये लगभग आपका आंदोलन समाप्त है। क्योंकि जब 24 नवंबर 1938 को फाइनली जब बिजोलिया किसान पंचायत ने ये आश्वासन दे दिया ठिकाने को, तो फिर मेवाड़ रियासत 1941 में, याद रखिएगा, मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने, याद रखिएगा, टी विजय राघवाचार्य ने डॉक्टर मेहता एवं पंडित लक्ष्मीलाल जोशी के परामर्श से राइट, पंडित लक्ष्मीलाल जोशी एवं डॉक्टर मेहता के परामर्श से किसानों को रियायती दरों पर
रियायती दर, किसानों को रियायती दरों पर जमीन इस आश्वासन पर लौटाने का आदेश दिया कि भविष्य में किसान कभी भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस प्रकार से यह आंदोलन वंदे मातरम और जय हिंद के उद्घोष के साथ वहीं आकर समाप्त हो गया जहां से आरंभ हुआ था। 1 रुपये का कोई फायदा नहीं मिला, सिर्फ आपसी मतभेदों के शिकार हुए जो बिजोलिया किसान थे। लेकिन सीख और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली, निचोड़ क्या निकला? इस आंदोलन ने राजनीतिक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की वो जमीन, वो एक खेत तैयार कर दी जो अगली रण के लिए तैयार थे। रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर रियासती शासन से टकराने को तैयार थे। और ये टकराहट जन आंदोलन प्रजामंडल के रूप में हमारे को सामने को देखने को मिलती है। तो एक तरफ बिजोलिया किसान आंदोलन भारत में किसान आंदोलन का अगुआ आंदोलन था, जिसने किसानों में राजनीतिक अलख जगाने का कार्य किया, सामंती शोषण के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास किया, अपनी मांग को मनवाने के लिए रणनीतिक गतिविधि चलाने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं का राजनीतिक प्रशिक्षण किया, जिन्होंने आगे जाके प्रजामंडल आंदोलन निभाकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ आज के सत्र में आधुनिक राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को एक नए किसान के साथ प्रस्तुत होऊंगा, बेगू किसान आंदोलन। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। इंतजार कीजिए अगले सत्र का। तब तक के लिए